तब तक 11 स्क्वायर, आवाज नहीं आ रही, 11 स्क्वायर, 21 स्क्वायर, 21 स्क्वायर, 29 स्क्वायर, 29 स्क्वायर। आता नहीं है तो डायरेक्टली ब्रेन को हैंडीकैप नहीं करने का है, सोचने दो, ठीक है। 21 स्क्वायर, 21 स्क्वायर, 23 स्क्वायर, 23 स्क्वायर, 23 स्क्वायर, 23 स्क्वायर, 23 स्क्वायर, 24 स्क्वायर, 24 स्क्वायर, ओ बहु 24 स्क्वायर, 24 स्क्वायर, 25 स्क्वायर, 25 स्क्वायर, 25 स्क्वायर, साइन 0, साइन 0, साइन 0, cos 0, cos 90, cos 45, cos 45, sin 37, sin 37, sin 37, sin 37, sin 45, sin 45, sin 45, sin 53, sin 53, sin 53, sin 90, sin 90, sin 90, 1, sin 90, sin 90, sin 90, ओके आजा आजा फास्ट 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 पूछो मत। हाँ sin 90, अरे sin 90, cos 90, cos 90, tan 90, tan 90, tan 90, tan 90, tan 0, 0, tan 0, tan 0, tan 0, ओके 8 क्यूब, 8 क्यूब, 512, 8 क्यूब, 8 क्यूब, 8 क्यूब, 8 क्यूब, 7 क्यूब, 7 क्यूब। फील होना चाहिए आरएम का बैच है कि सब लोगों को सब कुछ बेसिक मालूम है, ठीक है। 6 क्यूब, 6 क्यूब, 6 क्यूब, 6 क्यूब, 5 क्यूब, 5 क्यूब, 5 क्यूब, 5 क्यूब, cos 30, cos 30, cos 30, cos 30, cos 30। 1 मिनट में करना है ना तो न्यूमेरिकल, तो आपको ये चमकना चाहिए कि कंप्लीट बेसिक मेरा एकदम क्लियर है। कुछ भी पूछा तो भारत माता की जैसे हम लोग बोलते हैं जय ऑटोमेटिकली आता है, वैसे आना चाहिए फटाफट, ठीक है। ओके तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, ठीक है, राइट। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ये नहीं चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने क्या देखा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने सबसे पहले कूलम्ब बाई का लॉ देखा था, बराबर, कूलम्ब्स लॉ देखा था, राइट। कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ में क्या चर्चा हुई थी, चर्चा ऑन कूलम्ब्स लॉ, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, राइट, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस की हम लोग बात करें तो ये है चार्ज Q1, ये चार्ज Q2, इनमें डिस्टेंस कितना, लेट्स से R, ठीक है। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, चर्चा ऑन फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो फोर्स ये चार्ज के ऊपर कुछ तो फोर्स लगाएगा, चाहे वो प्यार होगा नहीं तो दुश्मनी होगा, अट्रैक्शन होगा नहीं तो रिपल्शन होगा, ठीक है। अट्रैक्शन को हम लोग बोलेंगे पुल वाला फोर्स, राइट, रिपल्शन को हम लोग बोलेंगे पुश वाला फोर्स। तो Q1 Q2 सेम पोलैरिटी के हैं, पुश वाला फोर्स पुल वाला फोर्स, बोलो बोलो बोलो, पुश वाला या पुल वाला, पुश वाला फोर्स। ये है फोर्स Q1 Q2 के ऊपर लगा रहा है F12, बराबर, Q2 Q1 के ऊपर लगा रहा है F21। क्या F12 और F21 सेम होंगे, F12 और F21 सेम होंगे। मैं जो लिख रहा हूं वो आप समझ लो, मैग्नीट्यूड है या वेक्टर है ये आपको समझना है। क्या F12 इज इक्वल टू F21, ये सही है नहीं है, सही है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इक्वल एंड दैट इज इक्वल टू कितना, कितना, KQ1 Q2 अपॉन KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, राइट। तो K का वैल्यू कितना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये किसमें, एयर में, बराबर।
या फ्री स्पेस में, बराबर, या वैक्यूम में, ठीक है। तो तीनों शब्द अगर होंगे न्यूमेरिकल में तो आपको एप्सिलॉन नॉट यूज करना है। अगर कुछ भी नहीं दिया है तो समझना है एयर ही है, ठीक है। तो अगर मैंने मीडियम में रखा है तो मीडियम में रखा है तो क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन आर को शब्द क्या होगा, रिलेटिव परमिटिविटी, क्या होगा, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, राइट। जैसे कि हम लोग एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मान लेते हैं, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग बोल सकते हैं कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय वाटर का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 मल्टीप्लाइड बाय 1, राइट। वैसे ही मैग्नेटिज्म में भी होगा। सो एवरीथिंग इज रिलेटिव, ठीक है। सो रिलेटिव परमिटिविटी, या उसको और एक शब्द है जो हम लोग कैपेसिटर में यूज करेंगे, कौन सा है, कौन सा शब्द है वो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कौन सा शब्द है वो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसको हम लोग शब्द ऐसे यूज करेंगे, क्या होगा ये, रिलेटिव परमिटिविटी। देखो परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी इसमें गड़बड़ हो जाती है कई बार। परमिएबिलिटी मतलब म्यू जो मैग्नेटिज्म में यूज होता है, एंड परमिटिविटी मतलब एप्सिलॉन, ऐसे हम लोग यूज कर लेते हैं। इसको ही हम लोग बोलने के लिए क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन। क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन। तो ये समझ लो, ई मत बोलो। कई लोगों को ऐसे आदत होती है 1/4 पाई ई, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड एप्सिलॉन नॉट इज नथिंग बट परमिटिविटी, ठीक है। इसमें गड़बड़ नहीं करना है। ये है रिलेटिव परमिटिविटी। और इसको और एक शब्द क्या बोलेंगे हम लोग, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका वैल्यू कितना होता है एप्सिलॉन नॉट का, एप्सिलॉन नॉट वैल्यू फटाफट कितना, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। क्या टोमेटो, क्या होगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलो बहुत बढ़िया, वाह वाह, ग्रेट। अभी इधर मुझे अगर मैंने पूछा है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स exerted by 2 point charges on each other, right, spaced at a distance r from each other, तो वो डायरेक्शन कैसे आप एक सेंटेंस में बताओगे। डायरेक्शन स्पेसिफाइड जो है वो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। मैं अगर दो ऑप्शन दे दूंगा, दो ऑप्शन, एक है अपोजिट टू ईच अदर एंड दूसरा अलोंग लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट चार्जेस, तो सही कौन सा होगा, अलोंग लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट चार्जेस। सही कौन सा होगा, अलोंग लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट चार्जेस। क्योंकि इधर मैं लिख देता हूं अलोंग लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट चार्जेस, मतलब ये लाइन पे Q1 Q2 को जोड़ने वाला जो लाइन होगा वो लाइन पे मुझे फोर्स मिलेगा, वो लाइन पे ही मुझे फोर्स मिलेगा, चाहे रिपल्शन होगा या चाहे अट्रैक्शन होगा, ठीक है। पुल वाला फोर्स हो, पुश वाला फोर्स हो, वो अपोजिट जरूर होगा, बट सिर्फ अपोजिट ये मीनिंगफुल नहीं है, क्योंकि अपोजिट ये भी हो सकता है, बराबर, एक ऊपर एक नीचे, बट इट इज नॉट पॉसिबल इन कूलम्स फोर्स, बराबर, क्लियर है। सो सिर्फ अपोजिट ये वर्ड अच्छा नहीं है, ठीक है। सो अलोंग लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट चार्जेस एंड अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है, एंड अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। सो ये कूलम्स लॉ का पार्ट हम लोगों ने सीखा था, बराबर, अपोजिट टू ईच अदर। अदर चार्जेस का भी हम लोगों ने देखा था कि कूलम्स लॉ के थोड़ा सा पहले हम लोगों ने चार्जेस के बारे में एक छोटा सा डिस्कस किया था। क्या किया था, चार्जेस की प्रॉपर्टीज देखी थी, राइट। वो ओरल डिस्कस करेंगे हम लोग चार्जेस की प्रॉपर्टीज। पहला चार्ज का प्रॉपर्टी, चार्ज जो होता है वो कंजर्व होता है, बराबर, जितना इनिशियल चार्ज उतना फाइनल चार्ज। सेकंड, चार्ज ये क्वांटाइज्ड होता है। ये दो प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चार्ज ये क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटा मतलब पैकेट्स, एंड ये पैकेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से मुझे बड़ा चार्ज मिल जाता है। अगर 1 कूलम हो तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मुझे 1 कूलम के लिए चाहिए, कितने चाहिए मुझे, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, राइट। सो आई कैन से दैट कि चार्ज के बारे में हम लोग डिस्कस करें तो Q विच इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ E,
राइट। तो n विच इज इक्वल टू q डिवाइड बाई e, e इज नथिंग बट 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19, तो आपको मिल जाएगा 6.25 इंटू 10 रेज टू 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसको यूनिट नहीं होगा, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मुझे चाहिए। कई बार ऐसे होता है कि एटम से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैं बाहर निकालूं, या कुछ ऑब्जेक्ट से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालूं, तो मुझे इतना इतना चार्ज मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की भाषा समझनी आनी चाहिए। इसके बाद में हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट ऑनलाइन लेक्चर में कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, बराबर। हम लोगों ने गली के कुत्तों का एग्जाम्पल दिया था, बराबर है ना? नहीं, ऑनलाइन लेक्चर में ही नहीं थी। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर चर्चा की थी। ठीक है, सो हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, एक रिकैप करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब होती क्या है? एक पॉइंट चार्ज है एंड उसके आजू बाजू में वो कोई भी टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा। मान लो इंफिनिटी से या किधर से भी एक चार्ज आया है जिसका नामकरण है Q0। ठीक है, क्या ये Q0 के ऊपर कुछ फोर्स लगाएगा। अगर यूनिट चार्ज है जिसका वैल्यू है 1 कूलम्ब, ठीक है, 1 कूलम्ब चार्ज के ऊपर ये Q नामक चार्ज जो है वो r डिस्टेंस पे कितना फोर्स लगाएगा, दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो स्ट्रेंथ बताता है, बट मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करें, तो दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, सो इधर हम लोग चर्चा करेंगे किसके ऊपर? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर चर्चा की थी हम लोगों ने लास्ट टाइम। ठीक है, एंड तभी हम लोगों ने बोला था कि ये E इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जैसे फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बराबर, वैसे ही E इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इसका वैल्यू होता है फोर्स वेक्टर डिवाइडेड बाय चार्ज इज अ स्केलर वैल्यू, राइट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो एग्जैक्टली फोर्स के डायरेक्शन के बराबर होगा। इज इट वेरी क्लियर? हमेशा जो टेस्ट चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा। टेस्ट चार्ज होगा वो कैसे होगा? पॉजिटिव, राइट। सो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन हम लोग कैसे करेंगे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाइड बाय ए चार्ज या ए सोर्स चार्ज ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट, राइट। सो आई कैन से दैट Q का वैल्यू 1 कूलम्ब हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब ही फोर्स अप्लाइड। इज इट वेरी क्लियर? फोर्स का वैल्यू मुझे मालूम है, एक Q है, एक Q0 है, डिस्टेंस r है, तो आप ही बता सकते हो कि फोर्स क्या होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स? K, बोलो बोलो, Q0 अपॉन r स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाय Q0 मर गया, बराबर। So I can say that कि electric field intensity due to point charge is nothing but KQ upon R square and it is directed exactly in the direction of force. Is it very clear? अगर negative charge है, source charge अगर negative है, तो force का direction towards होगा। source charge अगर positive है, तो force का direction away होगा, है ना। सोर्स चार्ज अगर निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो पुल वाला फोर्स होगा। अगर पुल वाला फोर्स होगा तो आई कैन से टुवर्ड्स सोर्स, क्योंकि ये सोर्स है, ये बंदा कौन है? सोर्स है। दिस इज सोर्स चार्ज। मतलब जैसे ये ऊपर वाला लाइट है, ठीक है, ये लाइट सोर्स है, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जो प्रोवाइड कर रहा है फील्ड, राइट। ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा है लाइट, ठीक है, बट एक चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोवाइड करेगा, रुका हुआ चार्ज, है ना। तो सोर्स चार्ज जो है, इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे हम लोग, हाँ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, राइट। तो मैं इधर लिख देता हूं कि चार्ज अगर पॉजिटिव होगा, सोर्स चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी? टुवर्ड्स सोर्स, ऐसे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? टुवर्ड्स सोर्स, बराबर। इज इट वेरी क्लियर? ये क्लियर है? ये सही है, रॉन्ग है? अरे नहीं, अवे होना चाहिए, कोई बोलता ही नहीं है, सब लोग ऐसे, है ना। तो ये कैसे होना चाहिए? अवे। पॉजिटिव है सोर्स चार्ज तो पुश वाला फोर्स होगा, बराबर। तो ये कैसे होगा? अवे, बराबर। ये अगर नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टुवर्ड्स व्हाट? सोर्स चार्ज,
बराबर किधर होगा, सोर्स चार्ज के नजदीक होगा। इज इट वेरी क्लियर, राइट। तो कूलोम्बिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसके बारे में चर्चा एकदम क्लियर हो गया। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पुश वाला फोर्स, नेगेटिव चार्ज है तो पुल वाला फोर्स, ठीक है। अभी एक मस्त एग्जांपल हम लोग कर देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड फोर्स के ऊपर पहले हम लोग देखेंगे जो मैकेनिक्स से रिलेट कर रहा है, राइट। ओके, तो थोड़ा सा अच्छी तरीके से आगे वाले पेज पे ही डायरेक्टली न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलरेडी हम लोगों ने स्टडी किया था, उसका रिकैप अभी हम लोगों ने किया, ठीक है। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कूलोम्बिक फोर्स, ठीक है, थोड़ा सा मैकेनिक्स से रिलेटेड है, राइट। वी हैव स्टडीड एनएलएम, राइट, टेंशन, है ना, टेंशन वाला फोर्स, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा ये न्यूमेरिकल में टेंशन कैसे अप्लाई होता है, फोर्स कैसे हम लोग इक्विलिब्रियम में करेंगे एंड ऑल, ठीक है। ओके, इधर एक चार्ज है जिसका वैल्यू है Q, ठीक है। एग्जांपल क्या बोलता है, इधर एक चार्ज है जिसका वैल्यू है Q, उसको रस्सी से बांध दिया है, बराबर, किससे बांध दिया है, रस्सी से बांध दिया है। इधर और एक चार्ज है 2Q, ठीक है, एंड इधर भी और एक चार्ज है जिसको रस्सी से बांध दिया है, एंड इधर चार्ज है 4Q, ठीक है, राइट। थोड़ा सा हटके एग्जांपल है, राइट, बट ये हम लोगों को आसानी से करना है, समझना है अच्छे से, विच इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रो प्लस मैकेनिक्स, ऐसा एग्जांपल है। एग्जांपल बेस्ड किसके ऊपर है, इलेक्ट्रो प्लस मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स भी आपको मालूम रहना चाहिए। रस्सी से टांग दिया है तो रस्सी के ऊपर क्या फोर्स लगेगा, कौन सा वाला फोर्स लगेगा, टेंशन वाला फोर्स लगेगा। आपको पूछा वही है, ठीक है। ये डिस्टेंस d दे दिया है, ये भी डिस्टेंस क्या दे दिया है, d दे दिया है ना, डिस्टेंस d, ठीक है। ये Q है, दो सब लोग पॉजिटिव ही है, सब लोग पुश वाला फोर्स ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। मानव जाति का एग्जाम्पल है, दोनों सब लोग एक दूसरे को पुश करेंगे, है ना, पुल नहीं करेंगे। तो Q प्लस 2Q एंड प्लस 4Q। आपको पूछा गया है फाइंड, यस वेरी गुड, शाबाश। ये स्ट्रिंग 1 है एंड स्ट्रिंग 2 है, ठीक है। फाइंड रेशियो ऑफ टेंशन इन स्ट्रिंग 1 एंड 2, ठीक है। रेशियो ऑफ टेंशन इन स्ट्रिंग 1 एंड 2, ऐसा क्वेश्चन आपको दिया गया है। सॉल्व कैसे करें, सोचना यह है कि ये अगर इस प्रकार में आपको सिस्टम दे दिया है एंड वो रुका हुआ है, तो चार्ज अगर रुका हुआ है तो चार्ज इज इन स्टेबल कंडीशन, आई कैन से दैट चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। चार्ज अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो कैन आई से दैट कि इसके ऊपर नेट फोर्स मुझे 0 लगाना चाहिए। नेट फोर्स क्या लगाना चाहिए, 0 लगाना चाहिए, राइट। वेरी गुड, क्या बात है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में सेल चले गए, वेरी गुड। चलो कोई दिक्कत नहीं है, वो सेल मर नहीं जाएंगे, डोंट वरी। ध्यान इधर, सब लोग है जिंदा, अरे है नहीं है, हाँ, नहीं तो लग रहा है अंत्य यात्रा के लिए सब लोग जा रहे हैं, ऐसे एकदम शांत वातावरण है। प्लस Q प्लस 2Q प्लस 4Q, फर्स्ट स्ट्रिंग सेकेंड स्ट्रिंग। मुझे चाहिए कि भाई इसके ऊपर टेंशन कितना है, दैट इज T1 लेट से, एंड इसके ऊपर टेंशन कितना है, दैट इज नथिंग बट T2, ठीक है। ये हमेशा ध्यान में रखना, एक नोट करके रखना, टेंशन वाली जो बात होती है वो हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी होती है, ठीक है। जिसके ऊपर आप FBD लगा रहे हो, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम लगा रहे हो, राइट। उसके लिए अभी एनएलएम की जरूरत नहीं है, डोंट वरी कि एनएलएम सीखा नहीं है, डोंट वरी, ठीक है। अभी ये न्यूमेरिकल में सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। नोट करना है, टेंशन ऑलवेज अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ठीक है। टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट लगता है। तो अगर मैंने चर्चा की कि भाई Q के ऊपर मैं इक्विलिब्रियम लगाना चाहता हूं, किसके ऊपर, इसके ऊपर, Q के ऊपर इक्विलिब्रियम लगाना चाहता हूं, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, एज सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। बोल बोल क्या चर्चा करना है,
नहीं, कुछ कंफ्यूजन है? ओके, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो मैं बोलूंगा कि एफ नेट ये 0 हो जाएगा हर एक के ऊपर, तो हर एक के ऊपर मतलब क्यू के ऊपर भी, बराबर। तो क्यू के ऊपर नेट फोर्स 0 कर लेते हैं, बराबर। एफ नेट ऑन क्यू प्लस क्यू विच इज इक्वल टू 0। तो एफ नेट ऑन प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 हम लोगों को सॉल्व करना है। क्लियर? तो उससे हमें टेंशन T1 मिलेगा। उससे क्या मिलेगा? टेंशन T1 मिलेगा। चलो चर्चा कर लेते हैं कि ये Q1 जो है, अलग सा डायग्राम निकाल देते हैं अभी। टेंशन जो है ये Q1 जो है, बराबर, इसके ऊपर एक टेंशन लग रहा है इधर। टेंशन ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी, बराबर। तो ये जो चार्ज Q1 है, ये जो चार्ज Q1 है, Q1 नहीं, Q ही है ना, वो उसका वैल्यू Q ही है। तो प्लस Q जो है उसके ऊपर ये एक टेंशन तो लगेगा ही, मुझे पता है। और दो जो चार्जेस है वो भी कौन सा फोर्स लगाएंगे? कौन सा फोर्स लगाएंगे? कौन सा फोर्स लगाएंगे? पुश वाला फोर्स लगाएंगे। कौन सा फोर्स लगाएंगे? पुश वाला फोर्स लगाएंगे। मतलब कौन से साइड में? लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में? मेरे लेफ्ट हैंड साइड में या आपके लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में? लेफ्ट हैंड साइड में। देखो ये 2Q, ये Q के ऊपर पुश वाला फोर्स लगाएगा, रिपल्शन करेगा। तो आई कैन से दैट कि इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, जो कौन सा फोर्स लग रहा है? कूलम्बिक फोर्स है। आई कैन से दैट F2Q, 2Q Q के ऊपर फोर्स लगा रहा है। बस खत्म हो गया क्या? खत्म हो गया। ये भी है भाई, ये भी फोर्स लगा रहा है। तो आई कैन से दैट कि इधर और एक फोर्स लग रहा है जो है F4Q, बराबर। जितना टेंशन है उतना ये दोनों का समेशन हो जाएगा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है, राइट। कैन वी ऐड देम अप एंड इक्वेट इट टू T1? चमका। तो इससे हमें T1 मिल जाएगा, T1 का कहानी खत्म हो जाएगा। सो कैन आई से दैट कि इधर हम लोग सॉल्व करेंगे, इधर ही सॉल्व करेंगे। बोलेंगे F2Q प्लस F4Q विच इज इक्वल टू टेंशन T1, ठीक है। और इधर हम लोग सॉल्व करेंगे ये वैल्यू, ठीक है। मुझे बताओ F2Q कितना हुआ? व्हाट्स द वैल्यू ऑफ F2Q? यस, K पहला चार्ज इनटू दूसरा चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, d स्क्वायर, d दे दिया है, ठीक है। तो आई कैन से दैट F2Q कितना आया है? K Q देन 2Q डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। चमका? क्लियर है सब लोग? वेरी गुड। तो मैं इन शॉर्ट ऐसे लिख देता हूं, 2KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। F4Q कितना है? F4Q K, वेरी गुड, Q 4Q अपॉन 2D द होल स्क्वायर। 2D स्क्वायर नहीं, क्या होगा? 2D द होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या होगा? 2D होल स्क्वायर। चमका है? वेरी गुड। तो इधर मैं क्या लिख दूंगा? 4 मर जाएंगे मेरे ख्याल से, नीचे का 2 स्क्वायर एंड ऊपर का 4 मर जाएगा। क्या मुझे ऐसे मिल जाएगा? KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि भाई T1 जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा? ये दोनों का एडिशन कर दो, एडिशन 2KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय d स्क्वायर प्लस 2KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। तो मुझे ऐसे मिल जाएगा KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय d स्क्वायर, सॉरी 2KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय d स्क्वायर प्लस KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। तो कुल मिला के मुझे मिल गया 3KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, खत्म। वैसे ही हम लोग कौन से भी, ये चार्ज के ऊपर लगाओ, नहीं तो ये चार्ज के ऊपर लगाओ, कौन से भी चार्ज के ऊपर लगाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है एवरीवन? राइट। तो अभी इधर मैंने देखा तो फोर्स 3 लग रहे हैं, आसानी हो जाएगी। इधर 3 फोर्सेस लग रहे हैं, टेंशन वाला 2 कूलम्बिक, बराबर। इधर अगर देखा जाए तो 2 टेंशन वाले एंड 2 कूलम्बिक। तो बेस्ट कौन सा होगा? 4Q वाला, राइट। हम लोग तो लेजी इंसान है, हम लोग फटाफट कैलकुलेशन फटाफट होने के लिए वही इस्तेमाल करेंगे जो सिंपलेस्ट मेथड है। तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे Fnet ऑन इधर, यस, Fnet ऑन 4Q which is equal to 0, Fnet on 4Q which is equal to 0। तो इधर चर्चा 4Q के ऊपर होगी, किसके ऊपर होगी? 4Q के ऊपर, ठीक है। जरा ये साइड लिखेंगे हम लोग, है ना, 4Q, ये है प्लस 4Q, ठीक है। इसके ऊपर टेंशन का वैल्यू कितना है? टेंशन किधर है? लेफ्ट राइट। टेंशन किधर है?
लेफ्ट साइड में, वेरी गुड। तो टेंशन है लेफ्ट साइड में, टेंशन T2 बोलूंगा मैं, दूसरी रस्सी है, राइट। मैंने बताया था ये आपको कि एक स्ट्रिंग, एक टेंशन, एक एक्सेलरेशन, एक वेलोसिटी, एक डिस्प्लेसमेंट, राइट, ठीक है। सो वैसे ही ये दो दो स्ट्रिंग है इसलिए टेंशन अलग हो जाएगा, ठीक है। तो टेंशन T2, इसके ऊपर और कौन सा फोर्स एंड किधर लग रहा है? एक तो Q लगा रहा है, कौन से साइड में? पुश वाला, राइट साइड में, बराबर। एंड 2Q भी किधर लगा रहा है? राइट साइड में। तो कैन आई से दैट दो फोर्सेस इधर लग रहे हैं, एक है FQ वाला एंड एक है F2Q वाला, बराबर। अभी ये हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं? इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग चर्चा करेंगे इक्वेट करने के लिए, ठीक। तो इधर डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं T2 विच इज इक्वल टू, यस, FQ प्लस F2Q, राइट। तो FQ मतलब ये कितना फोर्स लगाएगा, कितना हो जाएगा? मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं अभी। इधर हम लोगों ने समझा कि क्या कैसे लिखना है, अभी इधर डायरेक्टली लिखेंगे, ठीक है। K क्या आ जाएगा? Q मल्टीप्लाइड बाय 4Q, बोलते जाओ, KQ मल्टीप्लाइड बाय 4Q डिवाइडेड बाय 2D द होल स्क्वायर, चमका 2D दी होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2D दी होल स्क्वायर प्लस 2Q कितना लगाएगा? K इंटू 2Q मल्टीप्लाइड बाय 4Q डिवाइडेड बाय कितना? D स्क्वायर, 2D स्क्वायर नहीं ना, D स्क्वायर। तो हम लोग अगर कैलकुलेट करें तो ये 4 तो मर जाएगा, तो इधर आ जाएगा KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय D स्क्वायर, इधर आ जाएगा 8KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय D स्क्वायर। तो 8KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय D स्क्वायर प्लस KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय D स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय D स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 में 3KQ स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर है, राइट, एंड इक्वेशन 2 में 9KQ स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर है। तो आप इजीली बता सकते हो कि भाई साहब T1 अपॉन T2 का वैल्यू हो जाएगा 3KQ स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9KQ स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। तो ये दोनों मर जाएंगे एंड मेरा वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन 3। तो दिस इज योर answer. Ratio of T1 is to T2 is nothing but, ratio of T1 is to T2 is nothing but 1 is to 3, ठीक है। लिख लो सब लोग। ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग स्टार्ट करेंगे फॉर कंटिन्यूअस बॉडी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर कंटिन्यूअस बॉडी की चर्चा हम लोग करेंगे, बट उसके जस्ट पहले हम लोगों को याद कैसे रखना है पैरामीटर्स, ये समझो अच्छे से, ठीक है। हम लोगों ने फोर्स के ऊपर चर्चा की, राइट, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक पैरामीटर्स, ठीक है, या फिजिकल क्वांटिटी भी हम लोग उसको बोल सकते हैं, ठीक है। पहला पार्ट है फोर्स। फोर्स के ऊपर चर्चा हम लोगों ने की K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना। नेक्स्ट, फोर्स में से एक चार्ज को निकाल दिया तो मेरा आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज KQ1 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, राइट। एक R को निकाल दिया तो आ जाएगा पोटेंशियल विच इज इक्वल टू KQ1 डिवाइडेड बाय R, ठीक है। देन मुझे यही इस पे और एक चार्ज भी ऐड करना है, KQ1 Q2 अपॉन R, ऐड मतलब मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं इधर से इधर जाऊंगा तब मैं क्या करूंगा? इधर से इधर जाऊंगा तब क्या नहीं करूंगा? चार्ज को बाहर निकालूंगा, ठीक है। इधर से इधर जाऊंगा तब क्या करूंगा? R को बाहर निकालूंगा, बराबर, ठीक है। इधर से इधर जाऊंगा तब चार्ज को ऐड करूंगा। चमका है? आया समझ में? तो आपको इस तरह फॉर्मूले याद रखना है, ठीक है। इज इट वेरी क्लियर? तो इस प्रकार में अगर आपने फॉर्मूले याद रखे तो एटलीस्ट आपको फॉर्मूले में आपका गलती नहीं होगा। बहुत बार आपका गलती फॉर्मूले में होता है, पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल के फॉर्मूले में लिख देते हैं और गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। फोर्स से फील्ड, पोटेंशियल, सॉरी पोटेंशियल नहीं है, ये वर्क डन है, ठीक है, दिस शुड बी वर्क डन, है ना।
ओके, ठीक ठाक। ये दो चीज जो है वो स्केलर है, ये दो चीज जो है वो वेक्टर है। एकदम सिंपल पार्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स वेक्टर क्वांटिटी एंड पोटेंशियल एंड वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, a simple shortcut only for point source। ये किसके लिए है? सिर्फ एंड सिर्फ only for point source। point source मतलब point source charge। ठीक ठाक। अभी हेडिंग दे दो, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर कंटिन्यूअस बॉडी। हेडिंग क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर कंटिन्यूअस बॉडी। चर्चा ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर कंटिन्यूअस बॉडी। चालू करें? यस। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर भाई कंटिन्यूअस बॉडी मतलब क्या? हाउ विल यू डिफाइन कंटिन्यूअस बॉडी? मतलब पॉइंट चार्ज को हम लोगों ने डायमेंशन लेस माना था। क्या माना था? डायमेंशन लेस। मतलब उसको कुछ रेडियस है, राइट, कुछ साइड है, ऐसे थोड़ी माना था हम लोगों ने। पॉइंट चार्ज है, चार्ज है, बहुत ही छोटा है, बहुत ही पार्टिकल समान, राइट। सो आई कैन से दैट कि इधर कंटिन्यूअस बॉडी को डायमेंशन होगा, राइट। क्यूब होगा, स्फीयर होगा, रिंग होगा, राइट, जिसमें मास के साथ साथ चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिसमें मास के साथ साथ चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। भले वो वॉल्यूम में होगा या सिर्फ सरफेस पे होगा, वो बात अलग डिस्कशन की है। ठीक है, वो डिस्कशन हम लोग आते आते इसमें ही कर देंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, चार्ज जो होता है वो मासलेस होना पॉसिबल है क्या? चार्ज जो होता है वो मासलेस होना पॉसिबल नहीं है, बट मास जो होता है वो चार्जलेस हो सकता है। न्यूट्रॉन बराबर। चार्ज जो होगा वो मासलेस नहीं होगा, मास जो होगा वो चार्जलेस हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी पार्टिकल के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ही लगेगा, बट कूलम्बिक फोर्स लगेगा ही ऐसे में बोल नहीं सकता। ठीक है, ये चीज अच्छे से ध्यान में रखना। हम लोग जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर कंटिन्यूअस बॉडीज। ठीक है, पहला ऑब्जेक्ट हम लोग देखेंगे स्फीयर वाला। कौन सा? स्फीयर। ठीक है, स्फीयर के ऊपर जब हम लोग चर्चा करेंगे तब दो प्रकार के स्फीयर हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, पहला स्फीयर हो जाता है, पहला स्फीयर मेरे पास आ जाता है कौन सा? कंडक्टिंग। कौन सा? कंडक्टिंग। उसमें भी दो प्रकार आ जाएंगे। कौन से? सॉलिड एंड हॉलो। बट कंडक्टिंग के लिए सॉलिड हॉलो फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर कंडक्टिंग स्फीयर के लिए कि जो चार्जेस हो जाएंगे, चार्जेस आर ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड किधर? ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस। तो कुछ भी हो जाए जिसको हम लोग स्किन इफेक्ट बोलते हैं, जैसे हमारे स्किन के ऊपर हेयर्स होते हैं, राइट, कंसिडर दीज एज ए चार्जेस। ऑलवेज these charges are on the skin of the body, that means on the surface of the body. ठीक है, so charges are always distributed on the surface of the sphere या body या object जो कुछ है। ठीक है, इसीलिए कंडक्टिंग हो, सॉलिड हो या हॉलो हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे लिए जो चार्जेस होंगे वो हमेशा सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो इसके चलते हम लोगों को डायरेक्टली भी फॉर्मूलेस कहीं कहीं आ जाते हैं। दूसरा प्रकार देखेंगे, ये हम लोगों ने कंडक्टिंग देखा, दूसरा कौन सा होगा? ऑफ कोर्स कौन सा होगा?
नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटिंग ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। क्या होगा? नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होगा तो उसमें भी दो प्रकार पड़ेंगे, इसमें होगा सॉलिड, इसमें होगा हॉलो। ठीक है, मैं ऊपर हॉलो लिख देता हूं पर्पसली, हॉलो एंड सॉलिड। ठीक है, अभी इसमें हम लोग बाइफरकेट सिर्फ दो प्रकार से करेंगे एज फार एज ऑल दी फॉर्मूलाज आर कंसर्न, राइट, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज वेल। ठीक है, सो इसके लिए हम लोग बाइफरकेट कुछ इस प्रकार करेंगे, देख लो, सॉलिड हॉलो एंड हॉलो नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग एंड हॉलो नॉन कंडक्टिंग, सारे लोगों के लिए एक ही फॉर्मूला होगा, किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो तो सरफेस पे ही होगा। कंडक्टिंग स्फीयर में सॉलिड हो या हॉलो हो, किधर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा? सरफेस पे ही होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? हॉलो है, अंदर कुछ नहीं है, तो सरफेस पे ही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो इसमें मुझे सेम फॉर्मूले मिल जाएंगे, इसमें मुझे कुछ अलग फॉर्मूले मिल जाएंगे। ठीक है, सो इधर मुझे सेम फॉर्मूले मिल जाएंगे, राइट। तो वो फॉर्मूले में भी आपको तीन प्रकार के फॉर्मूले याद रखने हैं, एंड कैसे क्या वो आ जाएंगे वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, ये एक पार्ट समझा है अच्छे से, क्लासिफिकेशन स्फीयर में। अभी हम लोगों को और भी ऑब्जेक्ट देखने हैं। हाँ बोल बेटा, फिर से बताऊं, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग। जो कंडक्टिंग होगा उसमें जो चार्जेस रहेंगे, मान लो कि ये एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसमें मैं चार्जेस ऐसे रख रहा हूं कि जो सिर्फ एंड सिर्फ किधर है? सरफेस पे है, बराबर। अगर मैंने सॉलिड की बात की, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग की बात की, तो इसमें जो चार्जेस होंगे वो अंदर भी रहेंगे, मतलब इधर मुझे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्जेस का, सिर्फ सरफेस पे नहीं रहेगा, उसके अंदर भी चार्जेस रहेंगे। अगर मैं नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की बात की, बिकॉज इट इज कॉल्ड एज अ स्किन इफेक्ट, क्योंकि ऑल मेटल्स आर हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए वो किधर जाएंगे? सरफेस के ऊपर जाएंगे। वेरी गुड क्वेश्चन। इट इज हैविंग वेरी लेस पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 या असर्शन रीजन में क्वेश्चन आ जाता है कि कंडक्टिंग स्फीयर में चार्जेस सरफेस के ऊपर क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं? क्योंकि इट इज हैविंग वेरी लेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं, या लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स मेटल में रहते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, बराबर। तो उसमें मुझे ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। टू हैव मिनिमम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, कैन आई से दैट एक स्फीयर में जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, राइट, मिनिमम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मैं सरफेस के ऊपर पाता हूं इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव सेंस, इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव सेंस। एटम में अगर देखा तो एटम में जैसे जैसे मैं बाहर जाऊंगा, नेगेटिव फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी मुझे मिल जाती है, बराबर। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मुझे मिल जाती है, एंड दैट इज व्हाई ऑल द कंडक्टिंग स्फीयर या कोई भी कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट हो, चार्ज शीट हो, कंडक्टिंग प्लेट हो या कंडक्टिंग क्यूब हो, हर एक में मुझे सरफेस के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इज इट वेरी क्लियर, राइट? आगे बढ़े, ये पार्ट समझा है सब लोगों को? एनीवन हैज एनी डाउट इन दिस पार्ट? बढ़ेंगे आगे फॉर्मूलाज के लिए, ठीक है। एक एक चीज देखेंगे, कंडक्टिंग एक एंड देन नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग में ही आ जाएगा सॉलिड हॉलो एंड हॉलो नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। तो तीनों का एक साथ ही हम लोगों को ध्यान देना है। आ जाते हैं आगे। लिखना था तो बोलो ना, लिखना था, लिखना था हाँ तो बोल दो, बोल दो, बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो। इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल्स भी देखने वाले हैं आज, एंड पूरा का पूरा कंटिन्यूअस बॉडीज का इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आई गेस लिख लिया सब लोगों ने? ओके, चलो। जिनका बाकी है, ये बोर्ड इधर ही है, आप इधर ही हो, मैं इधर ही है, ठीक है। सो आपको जब भी इधर लिखना है, फिर से सिर्फ जगह छोड़ दो आपकी बुक में, बाद में लिख लो, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम लोग जाएंगे कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग एंड हॉलो नॉन कंडक्टिंग। ये तीनों का एक बंच ले लेते हैं। पहला पार्ट हम लोग देख लेते हैं
ये कलर नहीं चाहिए, यस। कंडक्टिंग सॉलिड स्लैश हॉलो, ठीक है। एंड इसमें ही आएगा नॉन कंडक्टिंग हॉलो, ठीक है। सब लोगों में जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ऑन द सरफेस होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इधर एक स्फीयर है, ठीक है, ये एक स्फीयर है एंड ये स्फीयर में चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार है। ये चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑल द पॉजिटिव चार्जेस आर ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, ठीक है। मुझे फाइंड आउट करना है तीन जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तीन जगह क्या होगी, एक स्फीयर के अंदर, दूसरा ऑन द स्फीयर एंड तीसरा आउटसाइड ऑफ द स्फीयर, बराबर। ये चीज अगर आपने अच्छे से ध्यान दिया या अच्छे आपको समझ में आया, राइट, ये चीज अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो ग्रेविटेशन में भी आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है, बिकॉज दिस इज सेम एज दैट ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। सो हम लोग चर्चा करेंगे डिस्टेंस के ऊपर। ये है रेडियस आर ऑफ स्फीयर, ठीक है। मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वाले पॉइंट पे। कौन से वाले पॉइंट पे? इन वाले पॉइंट पे, जिधर ये डिस्टेंस होगा आर इन। चमका, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है ऑन द स्फीयर जिधर रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है। आउटसाइड ऑफ द स्फीयर, चाहे वो इधर हो इधर हो इधर हो किधर भी हो, ठीक है, आउटसाइड ऑफ द स्फीयर जो कुछ फील्ड इंटेंसिटी है उसमें मुझे फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। सो रेडियल डायरेक्शन में इन, ऑन एंड आउट, ऐसे तीन फॉर्मूलेज हम लोगों को अच्छे से समझने हैं, ठीक है। अभी आर इन पे हम लोग ये इन लिखा, इधर मैंने आउट लिखा है, इधर मैंने ऑन लिखा है। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे हम लोग ई इन के ऊपर, ठीक है। ई इन, मेटल के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। मेटल के अंदर कोई चार्ज है क्या? नहीं है। तो ये पॉइंट पे इस चार्ज के वजह से, इस चार्ज के वजह से, इस चार्ज के वजह से एंड सो ऑन ऑल चार्जेस के वजह से सब फील्ड मेरा जीरो आ जाएगा। नेट फील्ड मेरा क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। आप सोचोगे कि सर ऐसे कैसे, कि इधर से तो फोर्स लग रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है, इनका डिस्टेंस भी अलग अलग है। यस, करेक्ट। बट द प्रॉब्लम इज, इफ मैंने ये सरफेस को तोड़ दिया दो पार्ट में, ठीक है, सिंप्लिसिटी में पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये सरफेस को तोड़ दिया दो पार्ट में, एक में चार्जेस बहुत ही कम है, ठीक है, एंड एक में चार्जेस बहुत ही ज्यादा है। जिसमें चार्जेस ज्यादा है उसमें डिस्टेंस भी ज्यादा है। चार्जेस न्यूमरेटर में रहेंगे, डिस्टेंस डिनोमिनेटर में रहेगा। नंबर ऑफ चार्जेस ज्यादा तो इसका वैल्यू ज्यादा, चार्ज का वैल्यू ज्यादा। मान लो कि पूरा चार्ज Q है तो इतने से छोटे पार्ट का चार्ज मान लो कि Q/4, बराबर। ये चार्ज का वैल्यू 3Q/4, ज्यादा चार्ज, बराबर। बट एट द सेम टाइम कैन आई से दैट कि जो मीन डिस्टेंस होगा ये भी ज्यादा है, मीन डिस्टेंस भी ज्यादा है। तो मतलब डिनोमिनेटर में भी बढ़ गया एंड न्यूमरेटर भी बढ़ गया, राइट। ये लॉजिक से असलियत में इसका पूरा का पूरा इंटीग्रेशन आ जाता है एंड फिर होल 360 डिग्री पे मैं घुमाता हूं एंड देन आई विल गेट टू नो दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड सॉलिड, हॉलो कंडक्टिंग एंड हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो आ जाता है। यही फॉर्म हम लोग गॉस लॉ से भी पढ़ते हैं कि अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। इसके ये पॉइंट से मैंने रेडियस फॉर्म किया एंड एक सर्कल फॉर्म किया, तो इसके अंदर कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं है, सारे के सारे सरफेस पे घूम रहे हैं, राइट। तो इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज एनक्लोज कोई नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा? फ्लक्स जीरो। फ्लक्स जीरो तो फील्ड जीरो। चमका है, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये हमेशा मेटल के अंदर से जीरो हो जाएगा। मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अभी इधर के ऊपर इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अगर मैं ऑन के ऊपर चर्चा किया तो मैं इसको ऐसे मान लेता हूं कि इधर से सारे के सारे जो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, वो हमेशा इस प्रकार जाएंगे अवे फ्रॉम दी सोर्स, ऐसे जाएंगे क्योंकि पॉजिटिव सोर्स है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोगों ने स्टडी करना है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोगों ने स्टडी किया है जनरल फॉर्म।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन हमेशा कुछ इस प्रकार होता है। अगर मैं सोर्स चार्ज की बात करूं तो आई कैन से दैट ये सारे के सारे लोग क्या कर रहे हैं, सारे के सारे चार्जेस क्या कर रहे हैं, अवे फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर्म कर रहे हैं। कैन आई से दैट ये चार्जेस का ये जो लाइंस है इनका एक्यूमुलेशन में सेंटर पे मान लूंगा तो सारा का सारा चार्ज इज assumed to be accumulated at center। ओके, मैं क्या मान लेता हूं, सारा का सारा चार्ज किधर अक्यूमुलेट हो गया है, सेंटर पे, एंड इट इज नथिंग बट पॉइंट चार्ज। ये क्या फॉर्म हो गया है, पॉइंट चार्ज फॉर्म हो गया है। तो अगर ये पॉइंट चार्ज फॉर्म हो गया है तो कैन आई से दैट कि इधर से जो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म हो गई है या इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉइंट पे मुझे फाइंड आउट करना है, तो पॉइंट चार्ज का जनरल फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला। तो इधर मैं मान लेता हूं कि इधर चार्ज कैपिटल Q है, ठीक है, जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है चार्जेस का, सब चार्जेस का, वो भी कैपिटल Q है एंड इट इज कंप्लीटली एक्यूमुलेटेड एट द सेंटर। तो मैं बोलूंगा ये KQ डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर, राइट। तो ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा E on will be always and always KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। चमका है अच्छे से। यही फंडामेंटल यूज करके सेंटर पे एक्यूमुलेटेड चार्जेस है एंड इधर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो सिर्फ एक चेंज होगा, क्या होगा, डिस्टेंस, बराबर, क्या चेंज होगा, डिस्टेंस। तो आई कैन से दैट E आउट जो होगा दैट इज इक्वल टू KQ अपॉन R आउट। चमका है अच्छे से, राइट। सो ये सिर्फ एंड सिर्फ किसके लिए है, कंडक्टिंग सॉलिड हॉलो या हॉलो नॉन कंडक्टिंग के लिए। कोई भी पॉइंट पे इन होगा तो इन साइड में 0, ऑन होगा तो KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर एंड E आउट होगा तो KQ अपॉन R आउट स्क्वायर, ठीक है। अभी दूसरा प्रकार हम लोग पढ़ने जाने, राइट, B पार्ट। दैट B पार्ट इज नथिंग बट यस सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में एक सिर्फ चेंज ये होगा, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में एक चेंज क्या होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है अभी वो सिर्फ एंड सिर्फ सरफेस पे नहीं रह गए, किधर रह जाएंगे, अंदर भी जाएंगे, राइट। सो आई कैन से कि इधर हम लोगों ने एक स्फीयर फॉर्म किया है। अच्छा, मैंने सर्कल ही लिया था, चलो ठीक है, सर्कल स्फीयर में कोई परेशानी नहीं है। कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग एंड कलर इधर अवेलेबल है ग्रीन, चलो ग्रीन ही लिया था हम लोगों ने, ग्रेट। तो ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है, इसीलिए इसके ऊपर जो चार्जेस रहेंगे वो अंदर भी रहेंगे, ऑन द सरफेस भी रहेंगे, सब जगह रहेंगे, सरफेस के बाहर नहीं जाएंगे जंप करने, है ना। तो लेट अस से ये सारे के सारे चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मुझे उतना ही मास लेना पड़ेगा जो वो पॉइंट के अंदर है, आउटसाइड से कोई भी फील्ड का इफेक्ट नहीं रहेगा, राइट। तो इधर हम लोगों को फिर से 3 पार्ट्स बनाने हैं, राइट। एक है इन वाला पार्ट, ठीक है, सेंटर से इन वाला पार्ट जिसमें रेडियस होगा R इन, ठीक है, सेंटर से ऑन वाला पार्ट जिसमें रेडियस होगा R, एंड सेंटर से आउट वाला पार्ट जिसमें रेडियस होगा R आउट, ठीक है। अभी जो 2 पार्ट्स है ना, ऑन एंड आउट वाला, वो बहुत ही सिंपल है, वो सेम एज दिस वन है, ठीक है, क्योंकि इनका यूनिफॉर्म एक्यूमुलेशन हो गया है इन द वॉल्यूम, ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, मान लो कि ये क्लास में आप सब लोग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए हैं, मतलब हर एक बच्चे के, हर 2 बच्चे के बीच में जो अंतर है वो सेम है, सब 2 बच्चे के बीच में अंतर सेम है, तो इसमें हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ऐसे स्कूल में हुआ करता था, कॉलेज में नहीं, है ना। तो स्कूल में डिसिप्लिन नाम की चीज होती है ना। तो R ऑन कैपिटल R एंड ये इधर R आउट, ठीक है। ऑन एंड R आउट इसके डायरेक्टली फॉर्मूले सेम हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म, वॉल्यूमेट्रिक। तो आई कैन अज्यूम सेम एज दैट ऑफ दिस वन। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी, इधर फील्ड लाइंस बाहर जाएंगे, फील्ड लाइंस किधर जाएंगे, बाहर जाएंगे, एंड assume to be concentrated at its
सेंटर, तो सेंटर पे चार्ज Q है ऐसे मैं मान लूंगा। ठीक है, ये कब मान लूंगा? जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, पूरे स्फीयर के इलेक्ट्रिक फील्ड का इंपैक्ट वो पर्टिकुलर पॉइंट पे हो रहा है तब मान लूंगा। वो किधर किधर हो रहा है? ऑन पे एंड आउट पे। इन पे सब चार्जेस का इंपैक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, ये हम लोग चर्चा करेंगे। पहले ऑन पे सीखेंगे, फिर आउट पे सीखेंगे, फिर इन पे जाएंगे, थोड़ा सा रिवर्स डायरेक्शन दे लेंगे। ठीक है, तो ई ऑन क्या है? सेम एज दैट ऑफ दिस वन। ठीक है, सो ई ऑन जो होगा, चार्जेस आर एक्यूमुलेटेड एट द सेंटर, अज्यूम टू बी एक्यूमुलेटेड एट द सेंटर विद द सेम मैग्नीट्यूड, दैट इज नथिंग बट Q। ठीक है, एंड नाउ इट इज as good as point charge which is at the center of the sphere। बराबर, सेंटर ऑफ द स्फीयर पे चार्ज Q है, रेडियस R है, तो ये ऑन वाला जो पॉइंट है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ जाएगी? KQ अपॉन R स्क्वायर, राइट। तो सेम एज दैट ऑफ दिस वन, KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। आउट पे क्या आ जाएगी? सेम एज दैट ऑफ प्रीवियस वन, KQ अपॉन R आउट स्क्वायर। अभी इनके लिए थोड़ा सा झगड़ना है। ठीक है, इनके लिए क्या करना है हमें? ये हो गया इन वाला पॉइंट, इनके लिए हमें इसका ही एक सर्कल फॉर्म करना है। क्या? अज्यूम करके R in इज नथिंग बट दी रेडियस ऑफ द स्फीयर, राइट। स्फीयर के अंदर एक छोटा सा स्फीयर फॉर्म करना है। क्यों फॉर्म करना है? क्योंकि R in जिधर है, R in पॉइंट जिधर है, इन पॉइंट जिधर है, वो पॉइंट के ऊपर मुझे ऐसे फील हो रहा है कि भाई बाहर के चार्जेस के वजह से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इंपैक्ट नहीं होगा। क्वेश्चन अराइजेस, क्यों नहीं होगा? बराबर, क्योंकि ये जो कुछ सारे के सारे चार्जेस है, इधर जो चार्जेस है वो इधर फोर्स लगाएगा, ये जो चार्ज है वो पुश वाला फोर्स इधर लगाएगा, ये जो चार्ज है वो पुश वाला फोर्स ये साइड लगाएगा। बराबर, तो बाहर के जितने सारे जो चार्जेस है वो नलिफाई हो जाएंगे, उनके वजह से जो फील्ड इफेक्ट आने वाला है इन पॉइंट के ऊपर। बराबर, बाहर के मतलब कौन से? R in रेडियस के बाहर के। किसके बाहर? R in रेडियस के बाहर। ठीक है, सो ये जो कुछ इसके अंदर जो चार्जेस है, क्या वो कम रहेंगे Q से? बराबर, तो वो ही चार्ज मुझे लेने हैं। कौन से चार्ज लेने हैं? उतने ही चार्ज लेने हैं। ग्रेविटेशन में हम लोग मास के ऊपर डील करेंगे, उतना ही मास लेना है। ठीक है, तो R in के लिए मैं इतना ही, इसके अंदर जितने सारे चार्जेस है वो कैलकुलेट करूंगा इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल Q। ठीक है, मैंने आपको एक शब्द बोला था, चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। सो इधर मैं लिख देता हूं, चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? यूनिफॉर्मली, राइट, इनसाइड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो क्या मैं बोल सकता हूं, ये जितना वॉल्यूम है उसके प्रपोर्शन मुझे चार्ज मिलेगा, तो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, राइट। तो अंदर वाला चार्ज अंदर वाले वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड रहेगा। बराबर, सो कैन आई से दैट चार्ज Q is directly proportional to the volume। बराबर, so I can say Q divided by Q dash, where Q dash is nothing but charge inside the sphere of radius R in, right। Q dash क्या है? Charge inside sphere of radius R in, राइट। ये जो व्हाइट वाला सर्कल मैंने फॉर्म किया है ना, इसके अंदर जो कुछ चार्जेस अवेलेबल है दैट इज नथिंग बट Q डैश। ठीक है, Q के लिए वॉल्यूम कैपिटल V है, बराबर, एंड Q डैश के लिए वॉल्यूम V डैश है। अभी V डैश हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, तो Q डैश को Q के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। चमका ये आया समझ में? इधर तक एवरीवन क्लियर? वेरी गुड। तो Q ऐसे ही रखेंगे, Q डैश भी ऐसे ही रखेंगे, एंड V को हम लोग मॉडिफाई करेंगे। इधर आता है स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 10वीं में, लास्ट चैप्टर मैथमेटिक्स में, 4/3 पाई r क्यूब। R कौन सा? कैपिटल R। V के लिए कैपिटल R, V डैश के लिए R इन। चमका, V डैश के लिए R इन, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई
आर क्यूब एंड इधर आ जाएगा 4/3 पाई आर इन क्या हो जाएगा क्यूब 4/3 पाई 4/3 पाई मर गए, अलग कलर से मार लेते हैं उनको, ठीक है, रेड कलर इज परफेक्ट। तो 4/3 पाई 4/3 पाई मर गए। कैन आई से दैट q डैश विल बी इक्वल टू q मल्टीप्लाइड बाय r इन क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल R क्यूब। क्लियर है? तो मैं ये q चाहता हूं कि ये q में यूज करूं एंड अंदर वाले जो चार्जेस एक्यूमुलेटेड है वो सेंटर पे पॉइंट चार्ज q ना मान के क्या मानूंगा q डैश मानूंगा। क्या मानूंगा q डैश। तो आई कैन से दैट कि भाई ये q डैश का वैल्यू क्या आ गया है q मल्टीप्लाइड बाय r इन क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल R क्यूब। ये ले लूंगा मैं इक्वेशन नंबर 1। अभी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूंगा। तो आई कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ जाएगा E in which is equal to K Q dash divided by R in square। चमका Q dash क्यों? क्योंकि इसके अंदर वाले चार्जेस क्या है Q dash, यही तो हम लोग ले रहे हैं। तो Q dash का वैल्यू पुट करो, R in स्क्वायर को मार डालो एंड यू विल गेट द अनदर फॉर्मूला दैट इज K। Q dash का वैल्यू डालने के बाद R in स्क्वायर मर जाएगा, ऊपर एक R in बच जाएगा, नीचे R क्यूब बच जाएगा, बराबर। सो आई कैन से दैट K Q into R in divided by R cube, this is nothing but electric field intensity inside the solid sphere, solid non conducting sphere। चमका है? तो हमारे लिए ऑन एंड आउट के सारे फॉर्मूले सेम है, बट इन में कंडक्टिंग में 0, नॉन कंडक्टिंग में KQ R in डिवाइडेड बाय KQ R in डिवाइडेड बाय R क्यूब। चमका है? राइट, लिख लो, खत्म हो गया स्फीयर वाला पार्ट। ठीक है, एग्जाम्पल करेंगे थोड़ा, फिर रिंग के लिए जाएंगे, है ना। डायरेक्टली करेंगे तो सो जाओगे सब लोग, है ना। ठीक है, करेंगे। ओके चलो, रेडियस ए रेडियस बी। ठीक है, अंदर वाला जो स्फीयर है वो है, अंदर वाला जो स्फीयर है वो है सॉलिड स्फीयर। ठीक है, अंदर वाला स्फीयर कौन सा है? सॉलिड स्फीयर। ठीक है, बाहर वाला स्फीयर है वो हॉलो स्फीयर है। स्फीयर नंबर 2, स्फीयर नंबर 1। 1 इज सॉलिड स्फीयर, ठीक है, एंड सेकंड जो है वो हॉलो स्फीयर। चलो ठीक है, और बच्चे भी देख रहे थे वो और बोल रहे थे यू आर डिग्री। सॉलिड स्फीयर एंड हॉलो स्फीयर, ऐसे दो स्फीयर मेरे पास है, एक है ए एक है बी, ऐसे दो रेडियस है। ठीक है, तो अंदर वाला है सॉलिड, बाहर वाला है हॉलो। मैं पूछा हूं कि फाइंड रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट A/2, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट B/2, A/2 एंड B/2। मान लो हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, B इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ A, B इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ A। ठीक है, चर्चा करेंगे, बराबर। ये समझ लो मेरे पास कितने सारे सोर्सेस हैं, हाउ मेनी सोर्सेस आर अवेलेबल इन दिस केस। दो स्फीयर है, चार्ज स्फीयर है ना, और सब लोगों के ऊपर चार्ज भी है, चार्ज लगाना मैंने भूल गया। ये जो है वो सॉलिड स्फीयर है, बट वो कंडक्टिंग है नॉन कंडक्टिंग है? मैं बोल देता हूं कि नॉन कंडक्टिंग है। कैसा है? नॉन कंडक्टिंग है। ठीक है, एंड ये हॉलो स्फीयर है एंड ये कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर एंड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ठीक है, इसके ऊपर जो चार्जेस है ये ऐसे एक्यूमुलेट हो जाएंगे। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है तो चमका है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है
तो कुछ इस प्रकार होगा, बराबर। एंड ये है हॉलो नॉन कंडक्टिंग। चलो ठीक है, एक मिनट मैं b/2 नहीं कर लेता हूं, थोड़ा सा आगे जाता हूं। इधर है 2b पे, ठीक है, 2b पे एंड a/2 पे ये रेशो मुझे निकालना है। पहले a/2 फिर 2b, ठीक है। ये जो चार्जेस है इसका वैल्यू मैं दे रहा हूं, ये चार्जेस का वैल्यू है कैपिटल Q प्लस कैपिटल Q, ठीक है। एंड इधर ये चार्जेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिर्फ सरफेस पे ही होगा, पॉजिटिव ही चार्जेस है, राइट। एंड मैं चार्ज का वैल्यू दे रहा हूं, ये चार्ज का वैल्यू है 2Q। क्या होगा? एक 2Q होगा एंड एक Q होगा, एक Q है एंड एक 2Q है, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। क्या निकालना है? सिंपल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार लिख लो अच्छे से, फिर नोटबुक बंद करो, साथ साथ सॉल्व करेंगे एंड देन लिखो। a/2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड 2b पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दोनों का रेशो मुझे लेना है। चालू करें, है ना। बुक बंद करो, ध्यान दे दो इधर, ठीक है सब लोग, ठीक है। आपसे इनपुट ले लूंगा एंड आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। गलत हुआ तो गलत हुआ, मुझे बोलना नहीं है, ठीक है। ओके, नहीं गलत नहीं होगा, सही ही होगा, डोंट वरी। पहले हम लोगों को फाइंड आउट करना है a/2 पे, तो पहले उसका स्थान निश्चित कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है पॉइंट a/2, ठीक है, इतना सा डिस्टेंस है। सो इसको हम लोग बोलेंगे a/2 वाला पॉइंट। कौन सा पॉइंट? a/2 वाला पॉइंट, ठीक है। ये पहला पॉइंट। एंड दूसरा पॉइंट कौन सा है? 2b, मतलब इतना, ये जितना है उतना ही, मतलब इधर ये पॉइंट मुझे फॉर्म करना है, ये पॉइंट, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ये है 2b, चमका है, मतलब दोनों स्फीयर के बाहर, दोनों स्फीयर के बाहर। सोर्सेस कितने हैं? 2-2, तो कितने इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएंगे हर एक के लिए? 2-2। एक अंदर वाले स्फीयर के वजह से फील्ड आ जाएगा, एक बाहर वाले स्फीयर की वजह से फील्ड आ जाएगा, बराबर। बहुत बार ऐसे गलती हो जाती है कि अंदर वाला पॉइंट है तो अंदर वाला फील्ड हो जाएगा अंदर वाले स्फीयर की वजह से, बाहर वाला है तो बाहर वाला फील्ड हो जाएगा। ऐसे नहीं है, पॉइंट अगर है तो उसके आजू बाजू में जितने सारे सोर्स है उतने सब सोर्सेस फोर्स लगाएंगे, फील्ड लगाएंगे, एवरीथिंग क्लियर है। तो आगे बढ़ेंगे। पहला हम लोग फॉर्म करेंगे कि भाई E at a/2, राइट। कितने सोर्सेस है? 2, तो a/2 ये डिस्टेंस फील्ड के अंदर है, राइट, इसके अंदर है ना, ये पहले स्फीयर के अंदर है, बराबर, स्फीयर के अंदर है। तो क्या ना से दैट E in वाला पार्ट लगेगा, E in ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर, बराबर। सेकेंड स्फीयर के लिए क्या लगेगा? वो भी E in ही लगेगा, बट वो हॉलो है ना, तो वो E in 1 एंड इधर E in 2, E in 2 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, बिकॉज इनसाइड हॉलो स्फीयर के अंदर फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होता है। मैग्नेटिक के बारे में हम लोग ने चर्चा नहीं की है, तो इनसाइड हॉलो स्फीयर, ठीक है। ओके, तो ये 0 हो गया, तो सिर्फ एक ही फाइंड आउट करना है अभी, ठीक है। सो आई कैन से दैट E ब्रैकेट में लिखेंगे a/2, तो आसानी हो जाएगी। आगे E in 1 क्या सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है? ये स्फीयर कौन सा है? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग के लिए अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था, है ना, जो E in वाला था। क्या था? KQ into R in डिवाइडेड बाय R क्यूब, चमका है, KQ R in डिवाइडेड बाय R क्यूब, ठीक है। तो इधर मैं लिख देता हूं KQ R in डिवाइडेड बाय कैपिटल R क्यूब। इधर मुझे लिखना है R in क्या है? व्हाट्स द वैल्यू ऑफ R in? जिधर मुझे फाइंड आउट करना है फील्ड, क्या है? a/2। R in क्या है? a/2। एंड सोर्स का रेडियस कितना है? सोर्स वाले स्फीयर का रेडियस कितना है? a, राइट। तो आई कैन से दैट R का वैल्यू क्या होगा? a, चमका है अच्छे से, राइट। सो आई कैन से दैट कि भाई E a/2 का वैल्यू हो जाएगा KQ, चार्ज Q ही है, चार्ज के ऊपर भी नजर डालना है, इधर Q है इसीलिए डायरेक्टली Q लिखा मैंने, ठीक है। R in का वैल्यू कितना है? a/2, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा? a क्यूब, a एंड a मर जाएंगे, नीचे a स्क्वायर आ जाएगा एंड ये 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा KQ डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर,
चमका है अच्छे से? ओके, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अभी हम लोगों को कौन सा फील्ड निकालना है? 2b वाला, बराबर। a/2 वाला हो गया, अभी 2b वाला निकालना है। तो आई कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट 2b, ये मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अभी दोनों सोर्स के वजह से फील्ड मिलेगा, एक ही सोर्स के वजह से फील्ड नहीं मिलेगा, राइट। याद है मैंने b/2 क्यों नहीं लिया था? b/2 अगर लेता था तो इसके वजह से फील्ड फिर से 0 आ जाता था, ठीक है, तो वेरिएशन नहीं आ जाता न्यूमेरिकल में। तो 2b में हम लोगों को इसके वजह से फील्ड आ जाएगा एंड इसके वजह से भी फील्ड आ जाएगा। क्या दोनों आउटसाइड ऑफ द स्फीयर है? दोनों स्फीयर के आउटसाइड है। तो कैन आई से दैट कि ये एक हो जाएगा E_out1 ड्यू टू स्फीयर 1, बराबर, एंड E_out2 ड्यू टू स्फीयर 2, ठीक है। स्फीयर 2 में चार्ज 2 क्यों है, याद रखो, ठीक है, उसमें गलती नहीं करना है। बहुत बार हमारा मिस्टेक यही हो जाता है कि चार्ज को क्यू ही कंसीडर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो वो नहीं करना है। E at 2b विच इज इक्वल टू E_out1 प्लस E_out2, चमका है। E_out1 का वैल्यू क्या होगा? R_out है ना, वो R_out से रिलेट होगा, बराबर। ये पूरा डिस्टेंस कितना है? 2b, b मतलब कितना है? 3a, मतलब 2b कितना होगा? 6a, कितना होगा? 6a। तो E_out के लिए मेरा ये R_out1 क्या होगा? पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, क्या हो जाएगा? KQ डिवाइडेड बाय R_out स्क्वायर। ये डायरेक्टली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। R_out कितना है डायरेक्टली? 6a, बराबर है। क्या समझ में आया सब लोगों को? R_out 6a है, ये कोई शिक्षक वाली बात नहीं। तो 6a स्क्वायर, ठीक है, प्लस इधर क्या आ जाएगा? K इंटू 2Q, आउट वाले चार्ज के वजह से, आउट वाला चार्ज कितना है? 2Q चार्ज है, ठीक है। तो आई कैन से दैट K इंटू 2Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है? सेम, सेंटर से ही नापना है, ये ध्यान में रखो। किधर से नापना है? सरफेस से नहीं, सेंटर से नापना है, ठीक है। तो सेंटर दोनों का कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स है, तो दोनों डिस्टेंस सेम हो जाएंगे, 6a स्क्वायर। चमका? क्लियर है सब लोग? तो अभी मैं डायरेक्टली इनका एडिशन कर सकता हूं, KQ डिवाइडेड बाय 36a स्क्वायर एंड इधर आ जाएगा KQ डिवाइडेड बाय 18a स्क्वायर। 2 मर जाएगा ना, बराबर है, ठीक है। सो 36a स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम लोग, कोई शक वाली बात नहीं है, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं KQ डिवाइडेड बाय 36a स्क्वायर प्लस 2KQ डिवाइडेड बाय 36a स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर सेम हो गया तो मेरे को एडिशन करने में आसानी हो जाएगी। ये मैं ऐड कर दूंगा तो 3KQ हो जाएगा। 3KQ डिवाइड बाय 36a स्क्वायर कितना हो गया? KQ बाय 12a स्क्वायर। चमका है? तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? KQ डिवाइडेड बाय 12a स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। 1 2 अगर मैंने क्या किया? रेशो ले लिया, 1 2 का रेशो ले लिया, ठीक है। सो E_a/2 डिवाइडेड बाय E_2b, ठीक है, विच इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा KQ डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर एंड इधर आ जाएगा KQ डिवाइडेड बाय 12a स्क्वायर। तो आपका आंसर आएगा 6, राइट। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ये न्यूमरेटर हो जाता है, तो 12a स्क्वायर ऊपर जाएगा एंड 2a स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा। चमका है? क्लियर है सब लोग? ग्रेट, लिख लो अभी। इन बिटवीन अगर कोई भी सिली डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। इन बिटवीन कुछ भी सिली डाउट हो तो आपको इंडिविजुअली पूछना है, ठीक है। जैसे चार्ज एक्यूमुलेट होते हैं वैसे डाउट एक्यूमुलेट नहीं होना चाहिए। डंपिंग ग्राउंड नहीं बनाना है हम लोगों को, नहीं होगा या ऐसे कुछ क्वेश्चंस हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। लिख लो क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूं मैं इस बार। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी पुट ऑन, number of electrons to be put on, number of electrons to be put on spherical charge conductor, spherical charged conductor of radius 10 centimeter. Number of electrons to be put on spherical charge conductor of radius 10 centimeter. Spherical charge conductor of radius 10 centimeter.
such that electric field just above the surface, such that electric field just above the surface is 0.036 Newton per coulomb. 0.036 Newton per coulomb. 0.036 न्यूटन पर कूलम. इधर जो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलने वाली है 0.036 न्यूटन पर कूलम. रेडियस का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर. ठीक है, ओके. और ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शंस भी लिख लो. ऑप्शंस ऐसे दिए हैं. ए ऑप्शन है 2.7 इंटू 10⁵. बी ऑप्शन है 2.6 इंटू 10⁵. सी ऑप्शन 2.5 इंटू 10⁵. एंड डी ऑप्शन 2.4 इंटू 10⁵. ठीक है, 2.7, 2.6, 2.5, 2.4. ठीक है, मतलब बहुत नजदीक वाले एग्जाम ऑप्शंस है, तो हम लोगों को एक्यूरेट कैलकुलेशन करना पड़ेगा. ठीक है. कंडक्टिंग स्फीयर है तो हॉलो सॉलिड का बात नहीं है. हमेशा मुझे ऑन द स्फीयर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगाना है. वेरी सिंपल, क्वेश्चन सिंपल है. आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगाओगे एंड प्लस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये कांसेप्ट यूज करना है. ठीक है. सो आगे जाके हम लोगों को ई ऑन लगाना है, जस्ट अबव द सरफेस, ऐसे बोला है जस्ट. ठीक है, तो हम लोगों को ऑन द स्फीयर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है. क्या है ऑन द स्फीयर? फॉर कंडक्टिंग स्फीयर के लिए KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, बराबर. तो ये हो जाएगा KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर. E का वैल्यू उन्होंने दे के रखा है, दैट इज नथिंग बट हम लोग 10 के पावर में लिखेंगे, आसानी हो जाएगी. ठीक है, तो इट विल बी 36 इंटू 10⁻³ बराबर, विच इज इक्वल टू K का वैल्यू डालेंगे 9 इंटू 10⁹ मल्टीप्लाइड बाय Q का वैल्यू दे दिया है क्या? नहीं, Q का वैल्यू फाइंड आउट करना है, बराबर. Q के बदले हम लोग n इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 लिख सकते हैं, राइट. ये Q लिखेंगे क्योंकि Q इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ E, क्वांटाइजेशन, बराबर. ठीक है, डिवाइडेड बाय R मतलब कितना है? 10 सेंटीमीटर, बराबर. मतलब 10 इंटू 10⁻² मतलब 10⁻1 हो जाएगा, बराबर. 10 इंटू 10⁻² मतलब 10⁻1. तो ये हो जाएगा 10⁻1 का स्क्वायर. स्क्वायर करना है तो ये स्क्वायर से 10 फिर से -2 हो जाएगा. चमका है, ओके. तो हम लोगों को क्या करना है, इसके अंदर n का वैल्यू निकालना है, राइट. पुट द वैल्यू गेट द आंसर टाइप क्वेश्चन है, आसान है, राइट. सिर्फ दो कंसेप्ट कंबाइंड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक क्वांटाइजेशन पार्ट. ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं. ठीक है. हाँ, इसमें अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दे दिया है, तो आप ये मत सोचो कि अरे सर इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 है ना, राइट. तो आंसर कितना आ जाएगा? n का वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है, तो 36 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻9 इंटू ये हो जाएगा 10⁻19 इधर, 1.6 इधर, एंड ये आ जाएगा इधर 10⁻² इज इक्वल टू n. शंका? जो कुछ आता है आपका आंसर निकालना है, राइट. अभी इधर से कैलकुलेशन आपको करना है, कर सकते हो? चलो करो 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 सब लोग फटाफट. टू 2.5 है ना, 4 है, 16 है, तो बाकी का कुछ है ही नहीं, राइट. कैलकुलेशन ही मत करो, डायरेक्ट, राइट. 10 का पावर का सवाल है ही नहीं. इधर हम लोगों को ये देखना है कि भाई 2.4 है, 2.5 है, 2.6 है, 2.7 है, इसमें से क्या है. तो इधर से आसानी से समझ में आता है 9 4 36, 4 एंड 16 से हमें जो कुछ रिलेशन मिलेगा, बाकी सब पावर 10 के है ना, तो जो कुछ रिलेशन मिलेगा ये दोनों से मिलेगा, एंड ये दोनों से जो मिलने वाला है वो 2.5 के समथिंग है, बराबर. तो 2.5 इंटू 10⁵. ऐसे स्मार्ट वर्क करो, ये कैलकुलेशन करना ही नहीं है, टाइम सेव करो,
क्योंकि ऑप्शन देख के ही हम लोगों को समझ में आता है कि 2.5 जैसे आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, पावर जो कुछ है वही होगा। क्लियर एवरीवन? ओके। तो 10 which is equal to 2.5 into 10 raised to 5 number of electrons। ये -5 होता है, ये -19 का -19 9 -10 -10 करेक्ट। ठीक है, आ रहा है सब लोगों का? बड़े आगे चलो, हम लोग नेक्स्ट ऑब्जेक्ट देखेंगे। अभी रिंग, एक ही ऑब्जेक्ट देखा हम लोगों ने, स्फीयर, उसके 4 प्रकार देखे। ठीक है, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग हॉलो सॉलिड एंड हॉलो नॉन कंडक्टिंग एंड सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, ऐसे 2 पार्ट देखे। अभी हम लोगों को देखना है कि भाई रिंग क्या बोलती है। ठीक है, तो चलो रिंग के साथ जाते हैं। बी पार्ट ऑब्जेक्ट का, दैट इज नथिंग बट रिंग। रिंग में भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार है जो हम लोगों को देखने हैं। ठीक है, तो रिंग में सबसे पहले हम लोगों को देखना है, एलिप्स है क्या भाई इधर? रिंग बिंग नहीं है, चलो हाथ से ही रिंग बनाते हैं। ठीक है, यह है रिंग एंड इसमें चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है। मुझे फाइंड आउट करना है एक्सेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। ठीक है, एक्सेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए आसान तरीका है, यह है डिस्टेंस x है, यह है r। ठीक है, चार्जेस जो रहेंगे P पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, ये पॉइंट पे। ठीक है, डेरिवेशन नहीं करूंगा, डोंट वरी। ठीक है, डेरिवेशन अभी इधर करना ही नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूला हमें आसानी से आ जाएगा, जो मैं रिलेट भी करवाऊंगा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग वाले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। तो आपको फॉर्मूले रटने नहीं है, रिलेट करने हैं। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस रहेगा दैट इज नथिंग बट द डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज dq, स्मॉल चार्ज dq ले लूंगा मैं, राइट? मुझे पता नहीं है ना कि छोटा वाला चार्ज कितना है, बट क्या अगर मैंने कोई भी एक रिंग ले लिया, कोई भी एक रिंग ले लिया, राइट? मान लो ये रिंग है, ठीक है, और ये रिंग से इधर ये पेन के टिप पे जो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है मुझे, वो कौन से डिस्टेंस की वजह से निकलेगी? मेरे इंडेक्स फिंगर जो है उधर एक चार्ज है जिसका वैल्यू है dq, बराबर, जो डायग्राम में दिया है ऊपर, बराबर। तो dq चार्ज ये P वाले पॉइंट से कितने दूरी पर है? हाइपोटेनियस होगा ट्रायंगल का, बराबर। तो ये जो कुछ ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है उतनी ये इसकी दूरी है, बराबर। क्या हर एक इसके ऊपर बैठे हुए हर एक चार्ज का डिस्टेंस ये P पॉइंट से हाइपोटेनियस जैसा ही होगा हमेशा, बराबर है? ठीक है, तो ये कोन बनाता है, राइट, एंड ये P पॉइंट पे कोन का एपेक्स आ जाता है, बराबर। तो इधर से मुझे और एक पार्ट आ जाएगा, इधर से एक फील्ड आ जाएगी, इधर से एक फील्ड आ जाएगी, इधर। फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इनका जो कुछ मुझे रिजोल्यूशन करके जो कुछ वैल्यू आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा, ये मैं इन शॉर्ट फॉर्मूला बता देता हूं आपको, x² प्लस r², ये मेरा डिस्टेंस है। तो एक छोटे से चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी dE, क्या आ जाएगी? dE, बराबर। ये जो dE आ जाएगी ये इधर आ जाएगी, राइट। ये छोटे से चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी dE आ जाएगी, बराबर। इसके अगर मैं कंपोनेंट ले लूंगा तो ये इधर आ जाएगा थीटा, ये भी इधर आ जाएगा थीटा, बराबर। एंड सिमेट्रिक है तो ये भी आ जाएगा थीटा एंड ये भी आ जाएगा थीटा, चमका है, राइट। तो इधर मेरा कंपोनेंट आ जाएगा dE cos थीटा, क्लियर है। एंड इधर आ जाएगा dE sin थीटा, ठीक है, एंड इधर भी आ जाएगा dE sin थीटा, इधर आ जाएगा dE cos थीटा, ठीक है। अभी ये मैंने सिर्फ 2 ही निकाले, मैंने आपको दिखाने के लिए सिर्फ 2 ही निकाले। ऐसे क्या सारे के सारे ऐसे कोनिकल शेप में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन हो जाएंगे? ऊपर वाले चार्ज के वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये वाले चार्ज के वजह से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नीचे वाले चार्ज की वजह से ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ऐसे मेरा कोनिकल शेप मिलेगा। और ये कोनिकल शेप के जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज है उसको मैं रिजॉल्व करूंगा हर एक वेक्टर को। हर एक वेक्टर को कैसे पॉसिबल है ना हमारे लिए, बराबर।
तो हर एक वेक्टर को पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे एक लेके, बराबर। तो हम लोग ऐसे बोलेंगे कि ये जो ऊपर वाले कंपोनेंट है ना, तो हमेशा कैंसिल ही होने वाले हैं। एक ऐसा फॉर्म बनेगा जो एक दूसरे को कैंसिल करेगा, बराबर। एक सर्कुलर शेप में एरोज बन जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट्स, बराबर। तो ये डी साइन थीटा, ये डी साइन थीटा, ये डी साइन थीटा, बट ये वाला ये वाले को मार देगा, बराबर। तो ये सब कंपोनेंट्स जो वर्टिकल डायरेक्शन में खड़े हुए हैं, वर्टिकल मतलब ये प्लेन में खड़े हुए हैं, वो सारे मर जाएंगे एक दूसरे से, राइट। एंड जो कॉस थीटा वाले कंपोनेंट है वो सेम डायरेक्शन में है, वो ऐड हो जाएंगे। अभी ऐड हो जाएंगे मतलब कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट में मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। चीजें क्लियर है, आया समझ में? इसीलिए मैं क्या कर दूंगा, डीई जो है ना, राइट, टोटल डीई जो है, डीई टोटल विच इज इक्वल टू डीई कॉस थीटा, चमका है। डीई टोटल जो है वो क्या है, डीई कॉस थीटा। तो दोनों जगह मैंने इंटीग्रेशन किया, तो ई टोटल, डोंट वरी, इंटीग्रेशन मतलब बहुत कुछ इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले लगाने हैं, कुछ नहीं लगाने, डोंट वरी, ठीक है। क्या मैं डीई को कुछ अलग तरीके से इधर लिख सकता हूं, डीई एक चार्ज के वजह से जो कुछ फील्ड इंटेंसिटी मिलने वाली है। मान लो कि अभी रिंग है ही नहीं, अभी रिंग है ही नहीं, भूल जाओ रिंग विंग है, कुछ है, ठीक है। एक ही चार्ज है जिसका वैल्यू कितना है, डी क्यू, ठीक है। एक चार्ज के वजह से जो कुछ इधर डीई आ जाएगा उसका वैल्यू क्या होगा, मान लो पॉइंट चार्ज है डी क्यू, के इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर द होल स्क्वायर। चमका है, राइट। कैन आई से दैट कि दिस इज नथिंग बट के इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाय, अभी इसका स्क्वायर मतलब स्क्वायर स्क्वायर रूट मर जाएंगे, आई कैन से दैट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा डी का वैल्यू, ठीक है। आई विल पुट दैट वैल्यू हियर, राइट। सो आई विल से दैट कि के इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चमका है अच्छे से, राइट। क्या कॉस थीटा को मैं कुछ अलग तरीके से लिख सकता हूं? कॉस थीटा को क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा, एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो मैं इधर लिखूंगा कॉस थीटा इज नथिंग बट एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब ये सारे के सारे लोग तो भाई कांस्टेंट ही है, एक्स कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, चमका, बराबर। तो dq ही तो है जो वेरिएबल है, राइट। तो ये dq के साथ ही इंटीग्रेट करेंगे पूरा का पूरा। तो ये टोटल चार्ज जो है, टोटल चार्ज जो है वो मैं मान लेता हूं कि पूरे रिंग में जो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है उसका वैल्यू है q। तो dq का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, q, है ना। तो इसीलिए मैंने बोला कुछ फॉर्मूले वगैरह कुछ लर्न नहीं करने हैं हम लोगों को इधर, ठीक है, कुछ अप्लाई नहीं करना है फॉर्मूला वगैरह। तो कैन आई से दैट कि dq का अगर मैंने इधर आगे जाके इंटीग्रेशन किया, ये de टोटल हो गया, ठीक है। तो अगर मैं इंटीग्रेट करूं, इंटीग्रेटिंग, मुझे वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगी एंड मैं रिलेट भी करवाऊंगा। क्या एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एंड अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को मैं इस प्रकार लिख सकता हूं, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर द होल रेज टू क्यूब, बराबर। इसको मैं बोलूंगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर, ये स्क्वायर है एंड ये फर्स्ट पावर है, तो पावर ऐड हो जाएगी 3, बराबर। तो dq का इंटीग्रेशन q हो जाएगा। तो आई कैन से दैट ई टोटल एट p पॉइंट पे जो कुछ ई टोटल मुझे मिल जाएगा, दैट इज नथिंग बट k इनटू कैपिटल Q जो टोटल Q है, मल्टीप्लाइड बाय x डिवाइडेड बाय, I can say that this is nothing but under root of x square plus r square the whole raised to cube, ठीक है। Now this formula and solid non-conducting sphere के inside वाला formula relate करो, k q r in divided by capital R cube। अभी इधर जो r है वो ये है, इसका क्यूब, चमका, राइट। तो हमें रिलेट करना आना चाहिए, क्लियर है। तो रिंग के एक्सेस के ऊपर एट अ डिस्टेंस x पे जो कुछ मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी, दैट इज नथिंग बट kqx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर द होल रेज टू 3। इसको हम लोग, आपको अगर लिखना है इसको a लिखना है, कैपिटल A या स्मॉल a, तो a रेज टू 3 ऐसे लिख सकते हो एंड रिलेट कर सकते हो kqx डिवाइड बाय a क्यूब विच इज सेम एज दैट ऑफ
के क्यू आर इन डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब, है ना। तो रिलेट करो, रटो मत। क्लियर है, लिख लो, ये खत्म कर दो। हाँ एक मिनट, अगर मैं मान लेता हूं कि भाई सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, 0 ही हो जाएगा। एकदम सिंपल बात। x की वैल्यू 0 पुट करो, तो आई कैन से दैट E at center इज इक्वल टू 0। और एक चीज ध्यान में रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा वैसे वैसे कैसे हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हाल, क्या कैसे हो जाएगा, जैसे जैसे x बढ़ेगा, बट x तो इधर भी बढ़ रहा है ना, तो डिनोमिनेटर में भी है, न्यूमरेटर में भी है। हाउ कैन आई गेट मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मुझे R/√2 ये डिस्टेंस पे मिलेगी। डायरेक्ट सवाल आता है, एंड जैसे ही डायरेक्ट सवाल आता है हम लोगों को डायरेक्ट करना है, 10 सेकंड में खत्म होना चाहिए, ठीक है। तो इधर मुझे मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन दी एक्सिस विथ मैक्सिमम वैल्यू। एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम कब मिल जाएगी, एट R/√2। x की वैल्यू R/√2 होनी चाहिए, एंड x की वैल्यू R/√2 ये पुट करके आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एक्सिस मैक्स निकालना है। ये आपको निकालना है, आप पुट करके उसका आंसर मुझे बताओ, ठीक है। चलो शुरू हो जाओ। थ्री समथिंग आएगा, हिंट है ना। ये वैल्यू एज इट इज मालूम होने चाहिए, जो जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज है, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा बॉक्स बना देते हैं तो हाईलाइट हो जाएगा। तो ये जो कुछ हम लोगों ने पढ़ा है दैट इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट, उसको आगे नहीं देखना है, ठीक है। सिर्फ कैसे आया है मालूम रहना चाहिए। तो ध्यान में रखो, ये लोग मर जाएंगे। मैक्स के लिए वैल्यू पुट करो एंड मुझे आंसर बताओ कि मैक्स का वैल्यू कितना है। x की वैल्यू R/√2 पुट करना। ये असलियत में आपको क्वेश्चन आएगा, सर ये R/2 कैसे आया, मैक्स मिन कंसेप्ट यूज करके, ठीक है। x इज अ वेरिएबल, ठीक है। e को x के हिसाब से डेरिवेटिव लेने हैं एंड उसको 0 इक्वेट करना है, तो आपको x का वैल्यू R/2 आ जाएगा, ठीक है। ट्राई करके देखना घर पे, मिन मैक्स कंसेप्ट यूज करके। पुट किया वैल्यू, चलो देखता हूं मैं, मेरे को आता है क्या, दम है तो। KQ x का वैल्यू R/√2, इधर स्क्वायर रूट ऑफ, बड़ा ही निकाला मैंने, इधर R/√2 द होल स्क्वायर प्लस इधर R², ठीक है। R/√2 द होल स्क्वायर नहीं लिखता हूं मैं, डायरेक्टली लिख देता हूं R²/2, ठीक है। R²/2 प्लस R² इज 3/2 R², बराबर। तो ये इसका क्यूब भी है ना, हाँ। तो KQ R/2 इधर आ जाएगा R/√2 एंड इधर आ जाएगा R², 3R² डिवाइडेड बाय 2, उसका 3/2 पावर, बराबर। इसका 3/2 पावर अगर हम लोग करेंगे तो R² का हो जाएगा R³, राइट। 3 का 3/2 मतलब 3√3, बराबर। 2 का 3/2 पावर मतलब 2√2, ठीक है। तो हम लोग इधर वैल्यू पुट करेंगे, KQ मल्टीप्लाइड बाय R/√2 डिवाइडेड बाय 3√3 मल्टीप्लाइड बाय R³ डिवाइडेड बाय 2√2, √2, ठीक है। √2 मर जाएंगे, ठीक है। सो √2 मर गए, एक R मर गया, इसका बन गया स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगा, एक 2 ऊपर जाएगा, तो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 2KQ अपॉन 3√3 इंटू R²।
ठीक है, तो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस, ये पार्ट आ जाएगा। क्षमता ओके। अभी ये ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा बचा है ना, ऐसे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई भी रिंग के ऊपर एक चार्ज क्यू है, ठीक है, आपको रिंग के ऊपर चार्ज क्यू नहीं दिया है, रिंग के ऊपर चार्ज क्यू नहीं दिया है, आपको बोला है कि एक आर्क है, क्या दिया है, एक आर्क है, रिंग नहीं है, आर्क है। ठीक है, सो सर्कुलर आर्क के लिए फॉर बी का ही पार्ट है, रिंग का ही पार्ट है। ठीक है, सो सर्कुलर आर्क अगर होगा तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने का यही तरीका है। तो डोंट वरी, डेरिवेशन नहीं, हम लोगों को रिलेट करना है सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूला से, सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूला से। सेंटर ऑफ मास ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग कितना होता है, सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास 2r/π है ना, राइट। बट अगर एक आर्क है उसका सेंटर ऑफ मास अगर मुझे निकालना है, तो आर्क है कुछ एंगल थीटा से, कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, r/θ/2 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ θ/2, r/θ/2 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ θ/2। देखो डायरेक्शन समझो अच्छे से, ये है एंगल थीटा, ठीक है, इसको मैंने तोड़ दिया दो पार्ट में। हमारा रिंग जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ये है एंड इसके ऊपर चार्जेस है। ओके, ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर चार्जेस है, ये रेडियस r है। ठीक है, एंड मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये P पॉइंट पे निकालनी है। कौन से पॉइंट पे निकालनी है, P पॉइंट पे निकालनी है, राइट। सर्कुलर आर्क है, आर्क पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्जेस होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे हो जाएगी, नेगेटिव चार्जेस होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स हो जाएंगे, ये ध्यान में रखो। ठीक है, तो ये P है, राइट। P पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, राइट। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि COM ऑफ आर्क क्या होता है। COM ऑफ आर्क अभी मैंने बोला क्या होता है, r/α/2 या θ/2 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ θ/2। चमका है, r sin θ/2 डिवाइडेड बाय θ/2, ये ध्यान में रखो। बट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज θ/2, मतलब अगर थीटा 90 होगा तो θ/2 क्या लिखोगे, 45 नहीं लिखना है। जब भी अकेला एंगल होगा तो वो रेडियन में चलेगा, ये हमेशा ध्यान में रखो पूरे फिजिक्स में, अकेला एंगल रेडियन में चलेगा। ठीक है, तो ये अकेला एंगल है तो हमेशा वो रेडियन में चलेगा। ठीक है, दिस शुड बी इन रेडियन, ये किस में रहना चाहिए, रेडियन में रहना चाहिए। सेंटर ऑफ मास हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैनिपुलेट कर रहा था मैं बट नहीं हो पाया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, E at point P which is equal to E divided by θ/2 into sin θ/2। मैं E0 बोल देता हूं। What is E0? KQ upon R², जो जनरल फॉर्मूला है, चमका, राइट। तो ये क्या हो जाता है, E0 is nothing but KQ upon R²। ठीक है, ये आपको कई बार 2k लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय साइन θ/2 ऐसे लैम्डा के फॉर्म में मिल जाता है, राइट, क्योंकि ये लाइन डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अगर लैम्डा मिला तो कोई बात नहीं है, आर्क का लेंथ फाइंड आउट करो। 360 के लिए मुझे 2πr मिल जाता है, राइट। तो 60 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, 2πr डिवाइड बाय 6 हो जाएगा। चमका है ये। तो सर्कुलर आर्क के लिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P जो मिल जाता है वो एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूला के समान हो जाता है। R इज रिप्लेस्ड बाय E0 वेयर E0 इज नथिंग बट KQ अपॉन R²। Q क्या है, Q इज नथिंग बट दिस Q। ठीक है, अगर आपको कई बार ऐसे मिल जाता है कि एक रिंग में टोटल चार्ज है Q, उसका मैंने 60 डिग्री पार्ट कट कर दिया, अभी बताओ सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, तब चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होके Q/6 आ जाएगा।
60 डिग्री पे, बराबर, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो ये पार्ट एंड रिंग का पार्ट समझ में आया अच्छे से। फॉर्मूलेज आपको रटने नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको रिलेट करने हैं, ठीक है। सो आज हम लोग रिंग एंड सर्कुलर आर्क का पार्ट खत्म कर दिया है, ठीक है। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स आगे हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। लिख लो ये।